हेलो एवरीवन, दिस इज दीपिका मेघवाल। स्वागत है आपका एक बार फिर हिल टुगेदर 2025 के अंदर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो फर्स्ट हमारी क्लास रहेगी इंट्रोडक्शन की। मैं कोशिश करूंगी कि आप सब लोगों का बेसिक क्लियर हो, इसीलिए हम एक से छोटी चीज़ को भी यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगर एनाटॉमी किसी का क्लियर नहीं है तो वो मेरे साथ जुड़ा रह सकता है। फर्स्ट अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। आज की हमारी क्लास केवल और केवल इंट्रोडक्शन बेस्ड रहेगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इंट्रोडक्शन की। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक्चुअली होता क्या है। तो एनाटॉमी क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटॉमी की। एनाटॉमी क्या होता है? साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर आपकी ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर क्या है, आपके पर्टिकुलर ऑर्गन के जो लोकेशन है, किस जगह पे लोकेशन है, कैसे वो दिखाई देते हैं, उनकी पूरी एनाटॉमी, किस सेल से वो मिलके बने होते हैं। तो पर्टिकुलर एनाटॉमी की अगर अपन स्टडी कर रहे हैं, किसी भी मानव शरीर की रचना की अगर स्टडी कर रहे हैं हम, तो उसे हम क्या कहेंगे? एनाटॉमी कहेंगे। क्लियर बात है? यानी मानव शरीर किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उनके पर्टिकुलर ऑर्गन की लोकेशन क्या है, उनकी साइज़ क्या है, उनका शेप क्या है, ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ते हैं? एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। मानव शरीर जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना है, जो ऑर्गन बने हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनका शेप क्या है, उनका साइज़ क्या है, केवल यही चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ते हैं? एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट मैं बात करूँगी फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजी का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी की जितनी भी ऑर्गन है, या हमारे बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें, जो भी सेल बनी है, टिश्यू बना है, जो भी ऑर्गन है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, वो ऑर्गन कार्य क्या करते हैं, उन कार्यों की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब ये हुआ कि मानव शरीर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है और वो चीज़ें क्या क्या कार्य करती है, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। हमारी जो बॉडी होती है उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है, यानी किस चीज़ से मिलकर क्या बना होता है। स्टेप बाय स्टेप अपन इस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स होता है आपका एटॉम। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु। यही परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। क्लियर है? जिन्हें हम इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्लियर बात है? सबसे छोटे, अगर मैं बात करूं, सबसे सूक्ष्म चीज जो होती है वो क्या होती है? आपकी एटॉम्स होती है, जिसे हम कहते हैं परमाणु। क्लियर बात है? परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? आपके अणु बनाते हैं। क्लियर है? यही अणु मिलकर बनाते हैं आपकी सेल्स। अणु मिलकर क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? कोशिका। और यही कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। क्लियर है? जब कोशिकाएं, एक से अधिक कोशिकाएं अगर मिलती है, तो यही कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है, जिसे हम उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक। जब एक से अधिक कोशिकाएं मिलती है, तो एक से अधिक कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बनाता है? यहाँ पर टिश्यू बनाता है। इज इट क्लियर? जब एक से अधिक टिश्यू मिलेंगे, यानी कि टिश्यू का अगर समूह बनता है, तो वो आगे जाके क्या बनाता है? आपका ऑर्गन बनाता है, जिसे हम क्या कहेंगे? अंग कहेंगे। ठीक है, यही टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे? आपके ऑर्गन बनाएंगे। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? आपका सिस्टम बनाते हैं। क्लियर है? और सारे सिस्टम मिलकर अंततः क्या बनाते हैं? मानव शरीर, यानी कि ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। इज इट क्लियर? एक से अधिक कोशिकाएं, समान कोशिकाएं, ऐसी कोशिकाएं जिनका साइज, शेप एक जैसा है, वह समान कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएगी? आपके टिश्यू बनाएगी। क्लियर है? एक से अधिक समान टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे? आपके ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, और एक ही कार्य के लिए जो भी ऑर्गन जिम्मेदार होते हैं, जैसे मैं बात करूं एक पर्टिकुलर सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होंगे? ऐसे ऑर्गन जो डाइजेशन के लिए हेल्प करेंगे। क्लियर बात है? दूसरे ऑर्गन का उसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं रहता है। तो केवल डाइजेशन के लिए जो जो ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होंगे, वही ऑर्गन मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे। इज इट क्लियर?
अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होंगे, रेस्पिरेशन के लिए जितने भी ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होंगे, केवल वही ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी एक पर्टिकुलर कार्य को पूरा करने के लिए जितने भी ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होंगे, वही ऑर्गन का समूह मिलकर क्या बनाएगा, आपका सिस्टम बनाएगा। ठीक है, दूसरे सिस्टम का ऑर्गन किसी और सिस्टम में जाकर अपना काम नहीं करेगा। क्लियर बात है? यानी आप बोलो कि लंग्स जाके डाइजेशन करेगा खाने का, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो जो पर्टिकुलर कार्य जो ऑर्गन मिलकर कर रहे हैं, उन्हीं का समूह क्या करेगा, आपका आगे जाकर सिस्टम बनाएगा। इज इट क्लियर? और सारे सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, आपकी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। आगे मैं बात करती हूँ, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम होते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि आपके सारे ऑर्गन मिलकर क्या बना रहे थे, सिस्टम बना रहे थे। तो ऐसे कौन कौन से सिस्टम है जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं? तो सबसे पहले अगर आपको सिस्टम याद करने का तरीका जानना है तो मैं आपको बता देती हूँ। आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन में जब आप खड़े होते हैं, तब आप ऊपर से स्टार्ट करें कि सबसे पहले आपका ब्रेन आता है। तो ब्रेन से कौन सा सिस्टम बनेगा, नर्वस सिस्टम बनेगा। क्लियर है? तो इसी प्रकार आप नीचे सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे तो एक भी सिस्टम आपका बीच में नहीं छूटेगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले ऊपर बात करूँ तो नर्वस सिस्टम आ गया, उसी के बाद में ऊपर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है तो एंडोक्रेनियल सिस्टम हो गया। उससे आप थोड़ा नीचे की तरफ जाओगे तो आपका नोज है, यानी कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, देन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। इस प्रकार से अगर आप इनको याद करोगे तो आप कहीं भी बीच में सिस्टम नहीं भूलोगे। इज इट क्लियर? तो सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर वेरियस सिस्टम होते हैं, जिनमें से सबसे पहला सिस्टम है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, नर्वस सिस्टम किन किन ऑर्गन से मिलके बना होता है? सबसे पहले मैं बात करती हूँ, नर्वस सिस्टम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है ब्रेन। ठीक है, उसके बाद में होती है आपकी ब्यूटीफुल सी स्पाइनल कॉर्ड। इज इट क्लियर? उसके बाद होते हैं आपके गैंग्लियंस और नर्व्स। क्लियर बात है? इनके जब भी हम नर्वस सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे तब इन सारी चीज़ों की डिटेल में जानकारी मिलेगी आपको। अभी मैंने आपको बताया केवल इंट्रोडक्शन क्लास है, इसीलिए मैं केवल इनका बेसिक नाम बता रही हूँ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट मैं बात करती हूँ सिस्टम नंबर 2, जिसे हम कहेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या होती है, जितनी भी आपकी बॉडी की ग्लैंड्स होती है, जितनी भी हार्मोन सिक्रेशन करने वाली ग्लैंड्स होती है, वो सारी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आती है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एड्रिनलिन ग्लैंड, पैनक्रियास। पैनक्रियास को आप ग्लैंड इसलिए मानते हैं क्योंकि ये पैनक्रियास आपके डाइजेस्टिव रोल तो करता है, इसी के साथ साथ ये इंसुलिन हार्मोन का भी सिक्रेशन करता है, इसीलिए इसको हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद होता है आपका टेस्टिस और ओवेरी, क्योंकि हमें पता है कि टेस्टिस और ओवेरी जो होती है वो भी हार्मोन सिक्रेट करती है। जैसे टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन और ओवेरी से निकलता है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। क्लियर बात है? तो ओवेरी और टेस्टिस जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हार्मोन सिक्रेशन करते हैं, इसीलिए इन दोनों ऑर्गन को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ साथ हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर भी इंक्लूड करते हैं। इज इट क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन है, यहाँ पे क्यों है? ये यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, हार्मोन सिक्रेशन का काम भी कर रहे हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा तीसरा सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब हम जो भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं उसके अंदर जो भी ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो सारे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे सांस लेने के लिए सबसे पहले क्या होता है, आपकी नेजल कैविटी होती है, इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, सांस अंदर लेते हैं। देन ये जो एयर जो हम ले रहे हैं एयर, वो फेरिंग्स से होते हुए लैरिंग्स में जाती है, देन ट्रेकिया में, ब्रोंकस में, और फाइनली कहाँ जाती है, आपके दोनों लंग्स में। इज इट क्लियर? तो ये सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं ये इंक्लूड होते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टम नंबर 4, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने से लगाकर पचाने से लगाकर वापस खाने का एक्सक्रीशन हो जाता है, वहाँ तक के जितने भी ऑर्गन होते हैं वो सारे ऑर्गन किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, क्योंकि गॉल ब्लैडर से बाइल साल्ट का सिक्रेशन होता है और वो भी आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद होता है आपका लीवर, पैनक्रियास, रेक्टम एंड फाइनली
एनस। इज इट क्लियर? पेनक्रियास से आपके एंजाइम रिलीज होते हैं और एंजाइम भी क्या करते हैं, खाने को पचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए पेनक्रियास को भी क्या किया गया है, डाइजेस्टिव ऑर्गन के साथ में इंक्लूड किया गया है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ह्यूमन बॉडी का सबसे इंटरेस्टिंग सिस्टम होता है। जितने भी नर्सिंग स्टाफ आज तक मुझसे मिले हैं उनको जब भी मैं पूछती हूँ तो सबसे पहले वो यही बोलते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मैडम बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। जब हम इसका नाम पढ़ते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तो यहाँ पर दो चीज़ें निकल के आती है। पहला है आपका कार्डियो और दूसरा है आपका वैस्कुलर। इज इट क्लियर? कार्डियो का हम मतलब हम निकालें तो इसका मतलब होता है हार्ट, ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हुआ सबसे पहले हार्ट। इज इट क्लियर? दूसरा होता है आपका वैस्कुलर। वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वैस्कुलर का मतलब क्या है, ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स हमारे पास में कौन कौन सी होती है, एक होती है आपकी आर्टरी और दूसरी होती है आपकी वेन। इज इट क्लियर? आर्टरी की हम बात करें तो सबसे बड़ी आर्टरी जो होती है उसको बोलते हैं एओर्टा। एओर्टा की ब्रांच बनती है आर्टरी। आर्टरी की वापस आगे जाके छोटी ब्रांच बनती है आर्ट्रियोल्स। उसके बाद वो आगे जाके कहाँ कनेक्टेड हो जाती है, कैपिलरीज के अंदर। सेम मैं बात करती हूँ वेंस की, तो वेंस भी क्या करती है, आगे जाके वेन्यूल्स में इसकी जो ब्रांच होती है वो वेन्यूल्स होती है, फिर वो आगे जाके ब्रांच बनाती है और कैपिलरीज में आके क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और यही कैपिलरीज होती है जो आर्टरी और वेन के बीच का कनेक्शन मानी जाती है। इज इट क्लियर? तो ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती है। इसके बाद मैं बात करूँ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ब्लड, क्योंकि ब्लड नहीं होगा तो कार्डियो और वैस्कुलर का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। तो ब्लड को भी हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर है? नेक्स्ट मैं बात करूँगी लिम्फेटिक सिस्टम की। जहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वहीं पे लिम्फेटिक सिस्टम साथ में चलता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के। तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, सबसे पहला होता है आपका लिम्फ नोड, क्लियर है। उसके बाद होती है लिम्फ वेसल्स, फिर होता है आपका लिम्फ, फिर होता है स्प्लेन, टॉन्सिल और थाइमस ग्लैंड। स्प्लीन, टॉन्सिल और थाइमस ग्लैंड ये जो होते हैं ये आपके लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं, इसीलिए इनको हम लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ पे मैं आपको बहुत शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है। जब हम लिम्फेटिक सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे तब आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में समझ पाएंगे। इज इट क्लियर? अभी आप इतना जान लीजिए कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट मैं बात करूंगी एक्सक्रेटरी सिस्टम की। एक्सक्रेटरी का मतलब होता है उत्सर्जन। ऐसी कौन कौन से सिस्टम बने हुए हैं जो आपकी बॉडी से किसी भी चीज़ को बाहर निकालने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपकी किडनी, ठीक है। किडनी से हम यूरिन पास आउट, यूरिन बनाती है और यूरिन पास आउट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो ये पूरा पाथवे होता है जिसमें सबसे पहले बनी होती है आपकी किडनी। किडनी के बाद होते हैं आपके यूरेटर्स, ठीक है। ये यूरेटर कहाँ पर आकर कनेक्ट होते हैं, आपके यूरिनरी ब्लैडर में, और फाइनली आपकी क्या बनती है, यूरेथ्रा बनती है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहला ऑर्गन क्या हो गया आपका, किडनी हो गया, ठीक है। किडनी में आपका यूरिन बना, ठीक है, और यहाँ से यूरिन बन के इस माध्यम से मतलब कि यूरेटर के माध्यम से कहाँ आ जाता है, ब्लैडर में आ जाता है। तो ये हो गए आपके यूरेटर। उसके बाद ये जहाँ पर यूरिन कलेक्ट होता है, ठीक है, यूरिन कलेक्शन होता है, उसे हम क्या कहेंगे, ब्लैडर कहेंगे, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर। और जहाँ से यूरिन बाहर की तरफ निकलता है उसे हम क्या कहेंगे, यूरेथ्रा कहेंगे। तो ये सारे ऑर्गन किसके अंदर सम्मिलित है, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। क्लियर बात है? इसी के साथ साथ एक और पर्टिकुलर ऑर्गन होता है जो उत्सर्जन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम कहेंगे स्किन, है ना। स्किन उत्सर्जन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्यों इन्वॉल्व है, क्योंकि हमें स्वेटिंग होती है, पसीने के थ्रू भी जो सिक्रेशन होता है वो बाहर निकलता है, इसीलिए इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। बाकी आज की तारीख में जो स्किन है उसके लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम बन गया है जिसको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेट्री सिस्टम।
इंटेग्यूमेट्री सिस्टम, इसके लिए अलग से सिस्टम पूरा पढ़ा जाता है जिसको हम इंटेग्यूमेट्री सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर आपकी स्किन हो गई, आपके हेयर्स हो गए, आपके नेल्स हो गए, वो सारी चीज़ें आपको स्किन इंटेग्यूमेट्री सिस्टम के अंदर पढ़नी होती है। बाकी बेसिकली इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व किया गया है, और वो इसलिए किया गया है क्योंकि ये भी उत्सर्जन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि हम स्वेटिंग करते हैं, पसीना जो बहता है वो भी एक्सक्रीशन ही हो रहा है एक तरीके से। क्लियर बात है, इसीलिए इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। अदरवाइज इसको हम किसके अंदर पढ़ेंगे, इंटेग्यूमेट्री सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद मैं बात करती हूँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनरली हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो तरह के ऑर्गन जिम्मेदार होते हैं, जिनको मैं आगे आपको समझाऊंगी। एक बार पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं? फर्स्ट होता है आपका टेस्टिस, दूसरा होता है आपका सेमिनल वेसिकल्स, तीसरा होता है आपका वास डिफरेंस, चौथा होता है आपके स्क्रोटम्स, नेक्स्ट पेनिस, नेक्स्ट होता है आपका एपिडिडाइमस, और फाइनली आपका होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट मैं बात करती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, आइए समझ लीजिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनरली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है आपका इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। नेक्स्ट होता है आपका एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर बात है? अब यहाँ पे हम समझते हैं कि इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं। तो हम समझते हैं जब भी ऐसे ऑर्गन जो आप बाहर से देख सकते हो, ऐसे ऑर्गन जो बाहर से दिख रहे हैं, वो ऑर्गन क्या कहलाएंगे? एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर है? और ऐसे ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन की भूमिका निभाते हैं लेकिन वो बाहर से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो कौन से कहलाएंगे? इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाएंगे। इज इट क्लियर? तो आइए बात करते हैं ऐसे कौन कौन से ऑर्गन है जो बाहर से हम देख सकते हैं। तो बाहर से कौन कौन से ऑर्गन दिखाई देंगे? सबसे पहले होता है आपका मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस बाहर से दिखाई देता है। क्लियर बात है? उसके बाद होता है आपका क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस आपका बाहर से दिखाई देता है। क्लियर बात है? उसके बाद होता है आपका लेबिया मेजूरा। लेबिया मेजूरा। नेक्स्ट होता है आपका लेबिया माइनोरा। नेक्स्ट है आपका लेबिया माइनोरा। ठीक है। नेक्स्ट होती है आपकी वेजाइना या वेजाइनल ओरिफिस। ठीक है। ये कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और ये बाहर से आप देख सकते हैं। ठीक है। इसी के अंदर इंक्लूड करूंगी मैं वल्वा। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ऐसे ऑर्गन है जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर शामिल होते हैं। ये ऐसे ऑर्गन है जिनको हम बाहर से देख सकते हैं। इज इट क्लियर? और कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं लेकिन वो बाहर से नहीं दिखाई देते हैं। जैसे आपका हुआ यूटेरस, जिसे हम बच्चेदानी कहते हैं। नेक्स्ट होता है आपका फैलोपियन ट्यूब। इसी फैलोपियन ट्यूब को हम क्या कहते हैं? ओविडक्ट या ओवेरियन ट्यूब, है ना, ओविडक्ट। क्लियर बात है? ट्यूबेक्टोमी जब होती है तो ट्यूबेक्टोमी आपकी फैलोपियन ट्यूब की ट्यूबेक्टोमी होती है। क्लियर है? नेक्स्ट मैं बात करूंगी आपकी ओवेरिस। ठीक है। एंड फाइनली सर्विक्स। ये कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स है जो रिप्रोडक्शन करते हैं लेकिन ये कहाँ पर होते हैं? इंटरनल होते हैं, बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। इनको हम यूएसजी यानी कि सोनोग्राफी के माध्यम से देख सकते हैं। यही ऑर्गन क्या कहलाएंगे? आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बात समझ में आ गई? इंटरनल कौन कौन से होंगे और एक्सटर्नल कौन कौन से होंगे? इंटरनल जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है जिनको हम बाहर से नहीं देख सकते, और एक्सटर्नल जो बाहर की तरफ से हम देख सकते हैं। इज इट क्लियर? आगे चलें। नेक्स्ट मैं बात करूंगी आपकी मस्कुलर सिस्टम की। मस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या होता है? मस्कुलर सिस्टम के अंदर इंक्लूड होती है मसल्स। क्या होती है? आपकी मसल्स। क्लियर है? और मसल्स कितने प्रकार की होती है? जनरली मसल्स होती है 3 प्रकार की। एक होती है आपकी वॉलेंट्री मसल्स, एक होती है इनवॉलेंट्री मसल्स, और एक होती है आपकी
कार्डियक मसल्स। इज इट क्लियर? वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक, यानी ऐसी मसल्स जिनके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो, आपकी इच्छा से चलेगी। क्लियर बात है? तो उसको हम क्या कहेंगे? वॉलेंट्री मसल्स। क्लियर है? जैसे आपका स्केलेटल सिस्टम हुआ, मेरा मन किया तो मैंने हाथ को ऊपर किया, ठीक है, अगर मेरी इच्छा नहीं है तो मैं हाथ वापस नीचे कर सकती हूँ, यानी ये क्या है, मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? वॉलेंट्री। यानी कि स्केलेटल को इसके अंदर इंक्लूड किया है कि जो आपका स्केलेटल सिस्टम होता है वो वॉलेंट्री होता है, वो आपकी इच्छा से आप उसको मूवमेंट करवा सकते हो। इज इट क्लियर? दूसरा होता है इनवॉलेंट्री, यानी कि अनैच्छिक, ऐसी मसल्स जिस पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे आपकी विसरल मसल्स हो गई, विसरल यानी कि जितनी भी ऑर्गन की मसल्स है वो सारी विसरल मसल्स होती है, उनके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने खाना खा लिया, ठीक है, अब क्या आपके पेट को आप थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो कि अभी डाइजेशन नहीं करना है, जब मेरी इच्छा होगी तब डाइजेशन होगा? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि वो उसकी इच्छा से चलेगा, आपकी इच्छा से नहीं चलेगा। तो ऐसी मसल्स जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है वो क्या कहलाएगी? आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाएगी। क्लियर है? जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन जितने भी है उनकी मसल्स है वो आपके कंट्रोल से नहीं चलेगी। क्लियर है? वो सेल्फ चलेगी, ठीक है, उनकी इच्छा से चलेगी, तो उनको हम क्या कहेंगे? इनवॉलेंट्री मसल्स। और विसरल का मतलब होता है जितने भी ऑर्गन्स है उन ऑर्गन्स की जो मसल्स है वो सारी क्या कहलाएगी? आपकी विसरल कहलाएगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट होती है आपकी कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स भी क्या होती है? एक तरीके से माना जाए तो इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है, लेकिन इनके अंदर आपकी स्ट्राया यानी कि रेखाएं प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको अलग कंसिडर किया है। और ये भी एक प्रकार की इनवॉलेंट्री मसल ही होती है ना। आप अपने कंट्रोल में आपके हार्ट को नहीं चला सकते। आप सोचोगे नहीं 2 मिनट के लिए हार्ट नहीं चलेगा, मेरी इच्छा होगी तभी मैं वापस हार्ट पंपिंग करूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो कार्डियक मसल भी एक प्रकार की क्या होती है? इनवॉलेंट्री मसल ही होती है। इज इट क्लियर? जब मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तब इसको मैं अच्छे से डिटेल में आपको समझाऊंगी। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि मसल्स कितने प्रकार की है हमारे पास में? 3 प्रकार की। पहली वॉलेंट्री मसल्स, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? स्केलेटल मसल्स, ठीक है। दूसरी होती है आपकी इनवॉलेंट्री, जिसके अंदर क्या होगा? आपकी विसरल मसल सारी होगी। और तीसरी होती है आपकी कार्डियक मसल। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। लास्ट है आपका स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं हम? एक होता है आपका कार्टिलेज, दूसरे होते हैं आपके जॉइंट्स, और तीसरी होती है आपकी बॉडी की सारी बोन्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम स्केलेटल सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। और ये 3 चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर क्या करती है? आपके शरीर को प्रॉपर स्ट्रक्चर देने का काम करती है। क्लियर है? आपके अंदर जितने भी ऑर्गन्स है उन ऑर्गन को सेफ रखने का काम कर रही है, ठीक है। और आपकी बॉडी को पूरा एक स्ट्रक्चर मेंटेन करने के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी को सेफ रखने का काम क्या करती है? आपकी स्केलेटल मसल्स करती है, ठीक है। तो इनके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो आपकी जितनी भी कार्टिलेज आ गई, आपके जितने भी बॉडी के जॉइंट्स हो गए, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट जितनी भी बोन है आपकी हेड टू टो तक जितनी भी बोन्स होती है वो सारी बोन्स हम किसके अंदर पढ़ेंगे? आपकी स्केलेटल सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर बात है? तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। आगे हम नेक्स्ट क्लास, फर्दर क्लास है, उसके अंदर पढ़ेंगे कि आपकी एनाटॉमिकल पोजिशंस कितनी होती है। क्लियर बात है? और आपकी जो एनाटॉमिकल प्लेट्स कितने होते हैं वो सारी चीज़ें हम आगे की क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।